हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर वीकली करंट अफेयर जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे नवंबर का थर्ड वीक, मतलब आज हम करेंगे 17 से लेके 23 नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और कई करंट अफेयर जो है वो आपको नए भी पता लगेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स और आज करेंगे नवंबर का तीसरा सप्ताह, मतलब 17 से लेकर 23 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन नवंबर 2022। तो नवंबर के महीने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कुछ MOU साइन किए हैं, तो हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है SVC टेक वेंचर्स LLP के साथ, और ये करता है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में एक दूसरे का सहयोग दे सकें, खास करके हैवी ड्यूटी ब्लास्ट डोर्स के अंदर। तो इसको बनाने में और इसकी मार्केटिंग करने में जो है वो दोनों कंपनीज एक दूसरे का सहयोग करेंगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। BEL ने एक MOU साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है प्रोफेंस LLC कंपनी के साथ, जो कि USA की है, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में सहायता कर सके। जो लाइट वेपन्स हैं, जो छोटे हथियार हैं, जो हल्के हथियार हैं, उनकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों कंपनी साथ दे सकें। बिल्कुल सही है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पेस फेयरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, जो कि एक स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड कर्नाटका का, ताकि टेक्नोलॉजी को और अच्छा किया जा सके और दोनों कंपनीज आपस में टेक्नोलॉजी को लेके काम कर सकें। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ,
ताकि वो कई प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर सके, सिस्टम्स को अपग्रेड कर सके, उनकी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी साथ में जो है वो की जा सके, दोनों मिलके जो है वो कई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, डेवलप करें और उनको अपग्रेड करें। लेकिन ये टाई अप जो है वो मैज़िकॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुआ है, ये याद रखना है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शहर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी फर्स्ट ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर का है वो इनॉग्रेट करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। तो कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया जो कि फर्स्ट ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से लगाया गया है। सिर्फ क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रख सकते हैं और इसका आंसर क्या है, पीथमपुर मध्य प्रदेश के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और ये नई फार्म मशीनरी जो डिवीजन है वो एक आप कह सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा का फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है, महिंद्रा ग्रुप का ही एक पार्ट है, उन्होंने इसको लगाया है और ये 23 एकड़ लैंड के अंदर जो है वो इसको सेटअप किया गया है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एडिशन बताना है कौन से नंबर का था जो इंडिया और यूएस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022 और ये कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड में। तो जब भी कोई एक्सरसाइज होती है उसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी होती है। पहला, एक्सरसाइज का नाम आपको दिया गया होगा और इस यहाँ से पता लग रहा है युद्ध अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में है। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, इंडिया में हुई है, उत्तराखंड के अंदर इस एक्सरसाइज को किया गया है। अब अगर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो उसका एडिशन भी जो है वो हमें याद रखना होगा और वो एडिशन इस बार जो किया गया है वो है 18th एडिशन। तो याद रखना है 4 इसका आंसर होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको इन 4 पॉइंट्स में पता लगी होगी, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सरसाइज उत्तराखंड में कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए याद रखना है, औली में हुई है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रिसेंटली ये एक्सरसाइज की गई है। तो एक्सरसाइज का मोटिव सेम ही होता है कि हमने टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करना है, बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को या स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना है और आपस में दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं वो आपस में टाई अप भी जो है वो बढ़ा सकती हैं। और ये 15 दिन की एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली 16 नवंबर को स्टार्ट हुई है और ये 2 दिसंबर को एक्सरसाइज क्या होगी, खत्म होगी और ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे की जा रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक, इंडिया का रैंक बताना है कौन से इंडेक्स के अंदर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 2023 में, जो कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो जर्मन वाच है, एक है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और ये इंडेक्स नवंबर 2022 में रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब कितने अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए। तो इसमें एक बहुत ही खास बात है कि इसमें कोई भी कंट्री पहली 3 पोजीशन पे नहीं आंकी गई है, कोई भी कंट्री पहली 3 पोजीशन पे नहीं आंकी गई है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं है या इतने अच्छे पैरामीटर्स नहीं है कि पहले 3 स्थान पे उनको रखा जा सके। तो हम चौथे स्थान से ही स्टार्ट करेंगे और वो कंट्री कौन सी है, डेनमार्क। डेनमार्क मतलब टॉप कंट्री है लेकिन नंबर चौथा होगा क्योंकि पहले 3 पे तो कोई नहीं है। और इसके बाद फिर 5वें नंबर पे हमारे पास आता है स्वीडन। कौन सा कंट्री आता है, स्वीडन। और फिर छठे पे हमारे पास आता है चिले। तो इसका मतलब ये कंट्रीज जो है वो बहुत ही अच्छे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर परफॉर्म करती हैं, मतलब उन्होंने जो पोल्यूशन है या क्लाइमेट चेंज को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट किया है। इंडिया का स्थान इसमें काफ़ी अच्छा है, 8 स्थान जो है वो इंडिया का है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। और इंडिया जो है वो आप कह सकते हो हाई परफॉर्मिंग रेटिंग के अंदर इसको अचीव करता है और पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान जो है वो इंडिया के अच्छे रहे और ये 8वां स्थान जो है वो कितनी कंट्रीज में से है, 63 कंट्रीज में से है और इंडिया का जो अंक तालिका में जो स्थान है वो 67.35 है, मतलब इंडिया के जो अंक हैं वो 67.35 हैं। और याद रखना है 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको मिलकर लॉन्च किया है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है बेस्ट इन क्लास फॉर इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग के अंदर, और ये किसने दिया है, केयर एज रेटिंग की तरफ से दिया गया है। मतलब ESG नॉर्म्स को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करने के लिए इस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है, इन्वायरमेंट को लेके, सोशल और गवर्नेंस को लेके। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है, ESCF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा।
तो ये अवार्ड बेस्ट इन क्लास रेटिंग है इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस को लेके, और ये अवार्ड मुंबई महाराष्ट्र में दिया गया क्योंकि केयर एज का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में है। और इसी रिकॉग्नाइजेशन के साथ जो ESG स्टैंडर्ड्स मतलब कहे हुए हैं कि आपने बैंक्स ने अप्लाई करने हैं, तो ये भी यहाँ पे ये बैंक जो है वो बेस्ट आता है। और ESAF जो बैंक है बेसिकली वो बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है ग्रीन स्टैंडर्ड्स को लेके, लाइक ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके, सोशल प्रैक्टिसेस को लेके या गवर्नेंस को लेके बहुत ही अच्छे उन्होंने नियम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में RBI ने अप्रूव किया है कि 9 स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स जो हैं वो खोले जाएंगे ताकि इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो प्रमोट किया जा सके, इंडियन रूपी में ट्रेड जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो कौन से ऐसे इंडियन बैंक्स हैं जिन्होंने वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं RBI की अप्रूवल के बाद? तो ऐसे बैंक हमारे पास जो है वो दो हैं, एक तो इंडसइंड बैंक है और एक यूको बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। तो अपने याद रखना है दो बैंक्स जो हैं वो वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो बेसिकली ओपन करते हैं। जनरली वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब यही होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक के बिहाफ पे जो है वो अकाउंट खोल रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ रशिया का एक बैंक है जिसका नाम है गैज़प्रोम बैंक, तो इसकी कोई ब्रांच नहीं है इंडिया के अंदर, तो इसने एक अकाउंट जो है वो खोला है यूको बैंक की मदद से इंडिया के अंदर, और ये यूको बैंक की कलकत्ता ब्रांच में जो है वो खोला गया है। ऐसी 6 और अलग अलग रशियन बैंक्स जो हैं वो इंडसइंड बैंक की ब्रांच के अंदर जो है वो अपने अकाउंट्स जो है वो ओपन करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इंडियन रूपी में ही व्यापार कर सकें और दोनों कंट्रीज में रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है ताकि एक $8 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इजिप्ट के अंदर लगाया जा सके? तो इजिप्ट के अंदर $8 बिलियन के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए एक कंपनी को चुना गया है और ये कंपनी है रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो आप रीन्यू पावर के नाम से भी जान सकते हैं क्योंकि उन्हीं का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है। तो उन्होंने इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप किया है ताकि इस $8 बिलियन के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किया जा सके। और इस एग्रीमेंट के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा वो स्यूज कैनाल के पास लगाया जाएगा। स्यूज कैनाल के पास जो कि एक इकोनॉमिक जोन है और उसमें $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और लगभग 2,20,000 टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है हर साल पैदा की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently conferred with the Chevalier de la Légion d'Honneur, जिसको हम कहते हैं नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लेजन ऑफ ऑनर? किसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से? और ये किया गया है सुमित आनंद को। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो सुमित आनंद जो कि फाउंडर हैं एक बहुत ही फेमस कंपनी के जिसका नाम है इंडसाइट। क्या नाम है? इंडसाइट ग्रोथ पार्टनर्स, और प्रेसिडेंट भी हैं इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और उनको ये अवार्ड दिया गया है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लेजन ऑफ ऑनर। और ये जो अवार्ड है बेसिकली ये नेपोलियन बोनापार्टे की तरफ से स्टार्ट किया गया था 1802 में। और फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो है महाराजा प्रताप, महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर, महाराजा प्रताप सिंह ऑफ इधर। और इधर मतलब गुजरात के एरिया की बात कर रहे हैं। और 1918 में ये अवार्ड जो है वो दिया गया था उनको, और अब तक 40 से ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है अगर मैं सिर्फ इंडियंस की बात करूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली 16 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 या MK3 इंडियन कोस्ट गार्ड को समर्पित किए हैं या उनको डिलीवर किए हैं। तो आपने याद रखना है कि जो ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए हैं और उन्होंने ये 16 का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ये इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया है। और आप कह सकते हो कि ये एग्रीमेंट जो है वो मार्च 2017 में किया गया था स्पेशली इसी काम के लिए कि हम जो हैं ये 16 जो आप कह सकते हो ALH या एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 बनाएंगे, और अब ये ऑर्डर जो है वो पूरा कर चुके हैं। और इवन जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो अब इन्होंने एक और लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है कि 9 और बना के दे दो, ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 9 और चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन जो है वो मनाया गया? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 नवंबर को जो है वो इस दिन को मनाया गया। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा।
इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने कि इन टॉलरेंस के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या वायलेंस हो सकती है, लोगों को जो है वो उसमें नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है और हमारा सोशल एटमॉस्फेयर है वो भी उसमें जो है वो खराब होता है। तो इसलिए टॉलरेंस को प्रमोट करना है एजुकेशन के थ्रू या अलग अलग तरह के मैसेज देके या इस तरह के दिन के थ्रू हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं कि आपने टॉलरेंस का साथ देना है। और सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1997 में 16 नवंबर को ही। और स्पेशली इस दिन को जो सेलिब्रेट करता है वो यूनेस्को खास तौर से इसको सेलिब्रेट करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अपना एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो तैयार किया है, उसका जो डिज़ाइन है वो लोगों को दिखाया है और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। तो ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक स्टैटिक क्वेश्चन, आप इसको स्लाइड से याद रख सकते हैं और ये कंपनी है टेस्ला। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो एलन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने इस ह्यूमनॉइड ऑप्टिपस रोबोट को अनवील किया है, उसको दिखाया है लोगों को, जो कि सेम एक्सप्रेशन देता है इंसान की तरह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। सेंसर्स हैं इसमें जो कि टेस्ला के व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस करती है इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, कि जो हमारे पास हाथी हैं उनकी डेथ क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं उसके, क्या बीमारियां हैं, तो ये सारी चीजें पता करने के लिए एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया और इंडिया की पहली स्टेट ऐसी कौन सी है, तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने इस तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क की शुरुआत की, जो कि इंडिया में ऐसा पहला इनिशिएटिव है। तो एलिफेंट की डेथ्स को जानने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए ये ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया है। तो एम.के. स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने इस फ्रेमवर्क को रिलीज किया और एक स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक मीटिंग चल रही थी और ये 4 साल के बाद एक मीटिंग हुई थी तमिलनाडु के अंदर, तो तब इसका जो है वो आप कह सकते हो कि लॉन्च जो है वो किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट सही हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी बाली इंडोनेशिया जाके आए हैं, तो मतलब क्या 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 पॉइंट इसमें से हम देखते हैं कि कौन से सही है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों गए थे। सबसे पहले पॉइंट को ही हम कवर कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ऑफिशियल विजिट पे गए थे बाली इंडोनेशिया में, क्योंकि वो 17th, याद रखना है नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 समिट जो है वो वहां पे अटेंड करने के लिए गए थे, जिसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और आपने याद रखना है कि इस बार की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास वो प्रेसिडेंसी थी। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या है, सही है। दूसरा है, इस समिट के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 28th ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी जो है पेश की गई। G20 नेशंस ने इंट्रोड्यूस किया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को, जो कि बहुत ही तेजी से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो की जा रही हैं फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर, क्योंकि मई और अक्टूबर के बीच में आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही बड़े लेवल पे फूड एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। कोविड-19 का पेंडेमिक था तो अनसर्टेनिटी थी, हर कंट्री ने जो है वो अपने लिए उसको बचा के रखा हुआ है और यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है, तो इसलिए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो काफ़ी हद पे लगाई गई थी। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया, जो कि एक एग्रीमेंट है इंडोनेशिया और G7 कंट्रीज के बीच में, ताकि इंडोनेशिया को आप डीकार्बनाइज कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव G7 प्लस इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने किया है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन आपने याद रखना है कि 17th की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडोनेशिया के पास है, लेकिन 18th जो समिट होगी वो इंडिया के पास आएगी। 18 जो है वो 1 दिसंबर से इंडिया जो है वो इसकी प्रेसिडेंटशिप ले लेगा G20 नेशंस की, और अगली मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में की जाएगी 9 और 10 सितंबर 2023 को। और साथ ही साथ इसका थीम क्या होगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम होगा। और हिंदी में अगर कहें तो वासुदेवा कुटुंबकम, ये इसका थीम रखा गया है। तो अपने याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, ऑल एबीसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करता है 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट, जो कि एक जर्मन बैंक है KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी का, ताकि सोलर सेक्टर को फाइनेंस किया जा सके। सोलर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो ये 150 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है स्पेशली KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ,
ताकि सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। मतलब एक लॉन्ग टर्म लोन जो है वो एसबीआई की तरफ से बेसिकली लिया गया है ताकि हम अलग अलग तरह से सोलर प्रोजेक्ट्स को लोन दे सकें। तो इस चीज को आपने याद रखना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन ताकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी की जा सके और रिमूवल भी जो है वो की जा सके, और ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इनके एक रूल्स बने हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, LODR। LODR का मतलब है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रूल्स। अब उसमें अमेंडमेंट कर दी है तो ये अमेंडमेंट रूल्स 2022 के नाम से जाने जाएंगे। तो नई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट या रिमूवल जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जा सकती है 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे। एक तो है थ्रेशोल्ड फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पहले पास किया जाएगा, फिर मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स लिया जाएगा। जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हैं जिनकी हिस्सेदारी कम है तो उनकी मेजॉरिटी के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेबी की तरफ से ये रूल्स जो हैं वो अमेंड किए गए हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने 220.50 मतलब लगभग 220 करोड़ रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट को दिए हैं ताकि फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके, ताकि बाढ़ को रोकने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं वो ये सरकार स्टार्ट कर सके। और ये फंड दिया है नाबार्ड की तरफ से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से दिया गया है। ये फंड लगभग 220 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ऐसे उड़ीसा गवर्नमेंट 57 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, बाढ़ से बचने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे और एक ब्रिज का निर्माण भी जो है वो उन्होंने करना है। तो ये प्रोजेक्ट कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया जाएगा, जैसे कि सोनेपुर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ही कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा और इसमें बाढ़ से जो प्रभावित एरियाज हैं वहां पे इन प्रोजेक्ट्स को अगर लगाया जाएगा तो बाढ़ से बचा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में कौन सी स्टेट को $400 मिलियन का एक लोन दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ताकि 5000 इलेक्ट्रिक बसेस को फंड करके उस स्टेट में स्टार्ट किया जा सके? और ये स्टेट है महाराष्ट्र। तो वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनका ऑलरेडी प्लान चल रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर कि हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना है। इससे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी ऐसे ही चल रहे हैं कि हमने कार्बन एमिशन को कम करना है। तो 5000 इलेक्ट्रिक बसेस महाराष्ट्र में चलाई जाएंगी। उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का लोन दिया है किसको? महाराष्ट्र सरकार को। इससे पहले हमने किया था कि नाबार्ड ने लोन दिया है, किसको दिया है? ओडिशा गवर्नमेंट को, लेकिन वो किसके लिए? फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली COP जो 27 है उसमें भी ये स्पेशली बात की गई है कि हमने जो है वो क्लाइमेट के ऊपर खास तौर से फोकस करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following Indian origin entrepreneurs who has been recently featured on the Fortune Annual 40 Under 40 list in 2022? तो ऐसे इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन का नाम बताना है जिसको फॉर्चून की एनुअल 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब 40 ऐसे लोग जिनकी आयु जो है वो 40 से कम कम है और वो फॉर्चून एनुअल लिस्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। और ऐसे 2 इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है, एक तो है कनव करिया, तो एक तो ए आंसर होगा, एक जो है वो अंकित गुप्ता होंगे। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। तो अंकित गुप्ता जो कि प्रेसिडेंट आप कह सकते हो, फाउंडर CEO हैं एक बाईसाइकिल हेल्थ कंपनी के, और कनव करिया जो हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं जंप क्रिप्टो के। और इन दोनों इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन ने जगह बनाई है फॉर्चून की एनुअल 40 अंडर 40 लिस्ट के अंदर। और अंकित गुप्ता जो हैं वो हेल्थ एंड बायोसाइंस कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं और कनव करैया जो हैं वो फाइनेंस एंड क्रिप्टो कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं। नवंबर 2022 में ऐसे इंडियन कौन बन गए हैं या ऐसे इंडियन फर्स्ट प्लेयर कौन है जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन में शामिल किए गए हैं? ऐसे पहले इंडिया के प्लेयर हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं और ये प्लेयर हैं अचंता शरद कमल। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर टेबल टेनिस के अचंता शरद कमल, वो इंडिया के ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन में शामिल किए गए हैं। और टोटल 8 एथलीट जो हैं वो इस कमीशन में शामिल किए गए हैं। 4 इसमें मेल हैं, 4 जो हैं वो फीमेल हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट से लिए गए हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, और साथ ही साथ जो है वो कई इसमें पैरा एथलीट भी शामिल किए गए हैं।
और इन प्लेयर्स को स्पेशली जो अपॉइंट किया गया है कमीशन के अंदर वो 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया। तो आपने याद रखना है अचंता, शरत, कमल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the International Student Day 2022 observed across the globe? इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया गया है 17 नवंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिले, इस दिन का यही मेन जो है वो मोटिव है। ओरिजिनली जब इस दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था तो ये उन लोगों को एक ट्रिब्यूट था या उन बच्चों को ट्रिब्यूट था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जिनकी डेथ हो गई थी और जो अपनी जान जो है वो इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में गवा चुके थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इस दिन को जो है वो एजुकेशन के कारण जो हम प्रमोट करेंगे उसके बेसिस पे इसको लिया गया। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, इंटरनेशनल स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से 1941 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ईरानी ट्रॉफी जो है वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो एक स्टैटिक सा क्वेश्चन आ गया कि ईरानी ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल हो गया, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और लेकिन साथ ही आपने याद रखना है कि इस बार जो टूर्नामेंट हुआ है ये ईरानी ट्रॉफी, जो कि 1 से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में खेला गया, किसने इस ट्रॉफी को जीता है? तो इस ट्रॉफी को जीता है हनुमा विहारी की कप्तानी में कौन सी टीम ने? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो इसमें हराया है सौराष्ट्र को, 8 विकेट से हरा के उन्होंने जो है वो ईरानी कप को जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया है टाइम पीरियड किसका? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कितने साल के लिए? तो कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है पीएसबी किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो वो कितने साल तक रह सकता है इस पोजीशन पे? 10 साल तक रह सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से याद रखेंगे। पहले ये मैक्सिमम 5 साल का ही हो सकता था, लेकिन अब बढ़ा के 10 साल का कर दिया है। और रिटायरमेंट एज जो है वो कितनी कर दी है? 60 साल की कर दी है। तो इनिशियल टर्म जो है वो 5 साल के लिए ही होगी, लेकिन फिर इसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब टोटल मिला के 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से या उसकी सहायता लेके या उससे सलाह करके जो है वो किसी बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी जो है वो बना सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो वहां पे इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सरकार लगाने जा रही है? पहली यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लान की गई है और ये लगाई जाएगी कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इसका नाम होगा, जो कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी और पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो कोऑपरेटिव सेक्टर में लगाई जाएगी। और क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया कि गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉपरेटिव्स जो हैं वो बायर्स की तरह वहां पे आ सकते हैं, वहां से सामान को खरीद सकते हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि अब कॉपरेटिव्स को ट्रेन करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो होनी चाहिए। अभी फिलहाल एक नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एनसीसीटी जो है वो ओनली इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है कॉपरेटिव्स को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who was recently honored with the Jaipur Foot USA First Global Humanitarian Award for COVID-19 Relief Efforts? COVID-19 के टाइम पीरियड पे इन्होंने लोगों की हेल्प की है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, तो इसके लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो दिया गया और इस अवार्ड का नाम है जयपुर फुट यूएसए फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और ये मिला है दानिश मंजूर भट्ट को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। एक बहुत ही फेमस कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं दानिश मंजूर भट्ट, और ऐसे पहले पर्सन बन गए हैं जो कि इस जयपुर फुट यूएसए इनॉग्रल मतलब पहला एडिशन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स को लेके। और ये एक सेरेमनी की गई इंडियन काउंसुलेट न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के अंदर, तो वहां पे ये अवार्ड दिया गया। तो जो दानिश मंजूर भट्ट हैं ये एक मैगजीन चलाते हैं जिसका नाम है न्यूज वीक। क्या नाम है? न्यूज वीक मैगजीन, जो कि एशिया में जो है वो बेसिकली अलग अलग जगह पे इसकी मार्केटिंग की जाती है और कई जगह पे और भी जो है इस मैगजीन को भेजा जाता है। और ये अवार्ड स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन लोगों को दिया जाया करेगा, क्योंकि ये तो पहली बार दिया गया था जी, वो इंडियंस जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सेल्फलेसली अपनी लाइक आप कह सकते हो कि
चीज़ों को छोड़ के दूसरों की मदद की हो और उन्होंने अलग अलग तरह से लोगों की हेल्प की हो किसी भी क्षेत्र में, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाया करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर आईएएस सीवी आनंद बोस को रिसेंटली कौन सी स्टेट का गवर्नर लगाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो 1977 बैच के फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि केरला कैडर से है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, उनको रेगुलर गवर्नर लगा दिया गया है कौन सी स्टेट का? वेस्ट बंगाल का। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इससे पहले जो है वो जगदीप धनखड़ जी जो है वो गवर्नर थे परमानेंट, लेकिन वो अब बन चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो इसलिए वो पोस्ट जो है वो एडिशनल चार्ज के तौर पे मणिपुर गवर्नर को दी गई थी जो कि ला गणेशन है। तो अब उनकी जगह पे परमानेंट आ गए हैं सीवी आनंद बोस, याद रखना है। और सीवी आनंद बोस अपने गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स के लिए जाने जाते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन की तरफ से इनको कहा गया है कि आपके आइडियाज जो हैं वो यूनिक होते हैं। 4 बार जो है वो उनको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव के लिए सहारा गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली लॉन्च करती है इंडिया का पहला पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट? मतलब प्राइवेट कंपनी की तरफ से एक रॉकेट बनाया गया जिसका नाम है विक्रम एस, और ये किसकी मदद से लॉन्च किया गया? इसरो की तरफ से, तो इन स्पेस की मदद से। तो आपने याद रखना है ये प्राइवेट कंपनी जो है या स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो इसरो ने जो है वो इसको लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस, याद रखना है विक्रम एस। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और स्काई रूट एरोस्पेस जो कि एक स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है, इन्होंने विक्रम एस को बनाया, इसलिए ये कहा गया प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये एक मिशन है जिसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ मिशन के तहत जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसके अंदर मदद की थी और साथ में इन स्पेस ने मदद की थी, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और विक्रम एस नाम से पता लग रहा है इसलिए रखा गया है क्योंकि ये विक्रम सीरीज का एक रॉकेट है और इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के हेड माने जाते हैं। और मिशन प्रारंभ के तहत इसको किया गया, ये आपने जो है वो जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी रिसेंटली कंडक्टेड द ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, जो कि एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि यूएसए के साथ की गई है। तो कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म डिफेंस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है यूएसए के साथ? और ये कंट्री है साउथ कोरिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नाम जरूर याद रखना है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म डिफेंस एक्सरसाइज। और ये 4 दिन की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें कई इस तरह की एक्सरसाइजेस की हैं कि दोनों कंट्रीज आपस में अगर कोई युद्ध करती हैं तो उस टाइम पीरियड पे हम किस तरह से आपस में सहयोग दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस बनाई है जिसका नाम है कॉल्पोस्कोप, जो कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताएगा औरतों के अंदर, मतलब किस तरह से डेवलप हो रहा है उसके बारे में बताएगा, उसकी स्क्रीनिंग करेगा। और ये इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एम्स न्यू दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है कॉल्पोस्कोप, ताकि सर्वाइकल कैंसर्स को डिटेक्ट किया जा सके औरतों के अंदर। और सर्वाइकल कैंसर जो है वो स्पेशली एचपीवी इन्फेक्शन के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। और हर साल जो है वो 1,20,000 औरतों में जो है वो सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है और 77,000 औरतों की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। तो इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो इस तरह के डिवाइसेस जो है वो जरूर हेल्प करेंगे कि हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग के अंदर जो है वो एक अवार्ड हासिल किया है कंट्री कैटेगरी के अंदर। तो एक एक्सेल अवार्ड हासिल किया उन्होंने कंट्री कैटेगरी के अंदर, और इस कंट्री का नाम है हमारा प्यारा भारत। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है इंडिया जो है वो ओनली कंट्री है जो कि इस अवार्ड को हासिल करती है, एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 कंट्री कैटेगरी के अंदर। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फैमिली प्लानिंग की, कहाँ पे? पताया के अंदर, थाईलैंड के अंदर। तो वहां पे इंडिया को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो याद रखना है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग जो है वो पताया थाईलैंड में हुई। जो एक स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल फैमिली प्लानिंग को लेके या हेल्थ कम्युनिटीज को ये एक मैसेज देने के लिए कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नवंबर 2022 में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेड हैं, जो चीफ हैं संजय कुमार जी मिश्रा, उनका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। तो कितना टाइम पीरियड जो है उनका बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया है नवंबर 2023 तक। तो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ है उनका नाम क्या है, संजय कुमार मिश्रा जी। अब ये 18 नवंबर 2023 तक जो है वो अपने पद पे रहेंगे और ये संजय कुमार जी का 5वां साल होगा एज ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट चीफ, जो कि इंडिया का एक लीडिंग फाइनेंशियल प्रॉब एजेंसी है। और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो बनाया गया है वो 1957 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, जिसका थीम था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो देखो बहुत ही अच्छा थीम है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और इस दिन को मनाया गया है 19 नवंबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो मेन फोकस या कैंपेन जो रखा गया है वो रखा गया है सैनिटेशन के ऊपर और साथ में ग्राउंड वाटर के ऊपर, इसलिए ग्लोबल कैंपेन जो रखा गया है वो सैनिटेशन एंड ग्राउंड वाटर रखा गया है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2013 में 19 नवंबर को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी के साथ स्वच्छ भारत, हम इंडिया की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है वो स्टार्ट किया था और इन्होंने स्पेशली एक प्रोग्राम किया स्वच्छता रन के नाम से इस दिन, ताकि वर्ल्ड टॉयलेट डे को हम मना सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, ताकि वुमेन बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकें, हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके आ सकें, और इस दिन को भी मनाया गया 19 नवंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। ये बेसिकली एक्नॉलेज करता है उन औरतों को जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में या वो अपनी तकलीफों को निकाल के जो है वो आगे बिजनेस के क्षेत्र में आई और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया और सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि औरतें भी जो हैं वो आगे आ सकती हैं, औरतें भी जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है वो कैंपेन चलाता है चूज वुमेन, कि आप अपनी वर्क फोर्स में जो है वो औरतों को लेके आए और आप वुमेन इक्वालिटी को भी जो है वो क्या करें, आगे लेके आए। और वुमेन इक्वालिटी आगे आएगी तो वुमेन एक हायर पोजीशन पे पहुंचेगी, जिससे उनका दायित्व जो है वो और भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी में एक मैसेज आएगा कि औरतें भी जो है वो हर तरह के काम को कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेशनल इंटीग्रेशन डे, कौमी एकता दिवस जो है वो इंडिया के अंदर मनाया गया 19 नवंबर को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ये दिन सेलिब्रेट करता है, ये सेलिब्रेट करता है इंदिरा गांधी जी की। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो कौमी एकता दिवस भी इसको कह सकते हैं। बर्थ एनिवर्सरी है इंदिरा गांधी जी की, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, और इनका आप कह सकते हो पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम से इनको जाना जाता था। और इस बार 105वीं 105th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इंदिरा गांधी जी की हमने मनाई है। तो इंदिरा गांधी जी इंडिया की तीसरी प्रधानमंत्री और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर आज की डेट तक रही हैं, और वो सेकंड लॉन्गेस्ट टर्म जो है वो प्राइम मिनिस्टर का अगर किसी का भी रहा है वो इनका रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे जिनका टाइम पीरियड 1947 से लेकर 64 तक रहा, सबसे लॉन्गेस्ट है ये 1947 से 64। फिर रहा इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि 1966 से 77 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही, फिर 80 से 84 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं। तो याद रखना आपने, कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। इवन कौमी एकता सप्ताह भी मनाया जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन वीक मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया। ये 19 नवंबर को स्टार्ट होता है और 25 नवंबर को ये खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस कौन से दिन मनाया गया? पहली बार जो है वो इसको मनाया जा रहा है, और ये बेसिकली बच्चों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जो अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रही है, तो उसको किस तरह से रोकना है उसके बारे में ये दिन है। और ये मनाया गया है 18 नवंबर को। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। एक सिंपल है, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से सबसे पहली बार जो है वो 2022 में ही मनाया गया। और इस रेजोल्यूशन को स्पेशली स्पॉन्सर किया है सेरा लियोनी की तरफ से और नाइजीरिया की तरफ से, और को स्पॉन्सर किया है लगभग 120 कंट्रीज की तरफ से। और फिर वोटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाया जाना चाहिए। डैश बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया के अंदर जिसमें कम्युनिटी लाइब्रेरीज जो है वो सारी ग्राम पंचायत में बन चुकी है। सारे गांव की जो पंचायत हैं उसमें जो है वो कम्युनिटी लाइब्रेरीज बना दी गई हैं, और ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है जमतारा, जो कि कहाँ पे है, झारखंड के अंदर।
तो याद रखना है यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये स्पेशली अनाउंस किया है कि ये जमतारा झारखंड के अंदर ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट है पूरी कंट्री में जो कि कम्युनिटी लाइब्रेरी हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में बना रही है, और उन्होंने ये कंप्लीट किया है टारगेट। और अगले 5 साल तक उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया के कई गाँव में या कई ग्राम पंचायत में ऐसा काम जो है वो कर देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं गाँव के अंदर, वो स्पेशली ऑल पंचायत, जितनी भी पंचायत है उसमें सेटअप किया जाएगा, क्योंकि कई पंचायत में जो है वो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो नहीं है, वहां पे बना के हम जो है वो अगले 5 साल के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है वो मजबूत करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग एट द इमार्को 2022, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा, क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, शिपिंग हैं और वाटरवेज हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी उनके अंडर आती हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इन्होंने लॉन्च किया है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो कि सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो शिपिंग को लेके जो है वो ग्रीन सोल्यूशंस निकाल सके, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही है अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अरुणाचल प्रदेश का दौरा देखें और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने चीजें लॉन्च की हैं? तो इसमें पहला पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, याद रखना है दोनों ही पोलो एयरपोर्ट जो है वो ईटानगर के अंदर लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। और अरुणाचल प्रदेश की विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उसका उद्घाटन किया, जो कि 8450 करोड़ की लागत से जो है वो बनाया गया है। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और आपने याद रखना है ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से लगाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काशी तामिल संगमम एक महीने तक चलने वाला प्रोग्राम जो कि काशी वाराणसी में, उसका भी उद्घाटन किया है। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इसमें आप कह सकते हो IIT मद्रास है और साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इस काशी तामिल संगमम की, याद रख सकते हो आप। तो इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल A B C। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इनकरेक्ट हैं? अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज जो कि COP27 हुई है, इजिप्ट के अंदर हुई है नवंबर 2022 में। देखो 2-3 चीजें आपने सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें याद रख लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे G20 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये कॉन्फ्रेंस COP27 इंपॉर्टेंट है। COP27 ये बेसिकली 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख, याद रखना है शर्म अल शेख कहाँ पे है? इजिप्ट के अंदर। तो आपको कंट्री भी पूछा जा सकता है, आपको जो है वो यहाँ पे एक एग्जैक्ट जगह भी पूछी जा सकती है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया COP27 में, जो कि एक हाई लेवल कैंपेन है बेसिकली, ताकि सारी की सारी कंट्रीज कोलैबोरेशन कर सके ताकि हम कार्बन एमिशन को कम करें। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू एन एनर्जी ट्रैकर एशिया एनालिसिस, तो एक एनर्जी ट्रैकर एशिया एनालिसिस है, इंडिया और चाइना जो है वो 2030 का यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट टारगेट है उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इस COP27 के अंदर जो पार्टीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो एक एजेंडा बनाया है, ताकि क्लाइमेट को हम किसी तरह से कंट्रोल कर सके और जिनको जो नुकसान हो रहा है कंट्रीज को, उनको फंड यहाँ से दिया जा सके। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे लिया गया है। और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन में सबसे पहली बार हुआ है कि लॉस एंड डैमेज फंडिंग जो है वो भी हुआ करेगी। तीसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने स्पेशली अनाउंस किया एक रोड मैप, आर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द 2025। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि $1 ट्रिलियन यहाँ पे कहा गया और 2030 तक कहा गया, ना कि 2025 तक इसको कहा गया है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। हमने इसको ठीक किया है, तो इसको आपने थोड़ा सा याद जरूर रखना है। तो इसमें जो आंसर होगा वो चौथा होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया कि इंडिया की जीडीपी जो है 6.1% से लेके 6.3% के बीच में रह सकती है Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में, और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पूरे साल का 22-23 का 7% तक रह सकता है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो करंट जो इंडिकेटर्स हैं, जो इन्फ्लेशन है या जिस तरह से पैसा जो है वो चल रहा है मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने कहा है कि जो Q2 है उसके अंदर जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो 6.1 से लेके 6.3% के बीच में रह सकता है। इसका मतलब अगर ये अचीव कर लेते हैं हम, तो इसका मतलब है कि अगली बार जो ग्रोथ रेट होगा पूरे साल का जब हम निकालेंगे तो ये 7% तक हम आराम से अचीव कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है अगर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को देखें जो 2022 में दिए गए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इन अवार्ड्स को, फिर देख लेते हैं कि कौन सी बात जो है वो इसमें गलत है। टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता, जिनके बारे में हम बात कर चुके थे, हैज बीन चूजन फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। बिल्कुल सही है, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड दिए गए फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए, और ये 25 पर्सनैलिटीज को दिए गए हैं, जिसमें से एल्दहोस पॉल का नाम भी है और निखत जरीन का नाम भी है। तो आपको पूछा जा सकता है एल्दहोस पॉल जो है वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है और निखत जरीन कौन सी गेम से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ये भी बात सही है, लेकिन अर्जुन अवार्ड जो है वो 25 एथलीट्स को दिया गया। बिमल प्रफुल्ला घोष जो है वो उनको लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर चुना गया, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया उनकी बहुत ही अच्छी कोचिंग के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही बड़ा नाम है बिमल प्रफुल्ला घोष, जो कि फुटबॉल में है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स को जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इनकरेज किया है, आगे बढ़ाया है। यहाँ पे ये अवार्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नहीं मिला है, ये मिला है क्लिंग यूनिवर्सिटी को, क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे उड़ीसा के अंदर। उसको ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से जो है वो नवाजा गया है। और इस कैटेगरी के अंदर 3 और इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन नाम आपने क्लिंग का याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसका मतलब चौथा आंसर जो है वो हमारे पास गलत है। आंसर जो है वो यहाँ पे 4 होगा। अगला आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट ऑफ 2021 दिया गया है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रथम। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। प्रथम जो कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है, उसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया 2021 का, और ये न्यू दिल्ली में इनको ये प्राइज दिया गया। और हामिद अंसारी जी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, उन्होंने ये प्राइज जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रथम एजुकेशन के फाउंडर को दिया है, रुक्मणी बनर्जी को। और सोनिया गांधी जो कि चेयरपर्सन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, उन्होंने ये प्राइज दिया। लेकिन याद रखना है ये प्राइज है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला है, किसको गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से नवाजा गया? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 फिर से एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और ये अवार्ड जो है वो दिया गया है 14th दलाई लामा को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, उन्होंने 14th दलाई लामा को, जो कि तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको गांधी मंडेला अवार्ड जो है वो दिया गया। ये धर्मशाला मैक्लोडगंज के अंदर जो है वो ये अवार्ड दिया गया। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी जो है उस टाइम पे मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, किसने रिसेंटली जो है इलेक्शन कमिश्नर के पद पे जो है वो अपना पद संभाला है? तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी अपॉइंटमेंट है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने इस बंदे को अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन क्या प्रोसीजर जो है वो अपनाया इस बंदे को अपॉइंट करने के लिए? तो सुर्खियों में है, तो इसलिए आपने इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन में 3 बंदे होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखोगे तो वो तो हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, इनको मई के महीने में जो है वो लगाया गया था सुशील चंद्रा के बाद। और एक इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे पास अनूप चंद्र पांडे जी। अनूप चंद्र पांडे जी, तो राजीव कुमार जी भी पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी, अब उसकी जगह पे लगा दिया गया है अरुण गोयल जी को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा।
IAS ऑफिसर पंजाब कैडर से 1985 बैच से इनको एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बना दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से ये अपॉइंटमेंट फाइनल कर दी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ऐसी पहली महिला हैं जो कि एशिया कप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं वुमेन सिंगल्स के अंदर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस का जो एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप हुआ है, तो जो टेबल टेनिस का एशियन कप हुआ है उसमें जो है वो एक औरत ने जो है वो एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और ऐसी पहली इंडियन वुमेन बन जाती हैं जो ये मेडल जीतती हैं। और ये हैं हमारी वन एंड ओनली मनिका बत्रा जी। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो इंडियन पैडलर या टेबल टेनिस प्लेयर आप कह सकते हैं मनिका बत्रा जी, ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं वुमेन सिंगल्स के अंदर। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है ये आपने जरूर याद रखना है। ये चल रहा है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। बैंकॉक थाईलैंड में ये हो रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। वैसे 17 से लेकर 19 नवंबर के बीच में इसको खेला गया था। और ऐसी पहली इंडियन महिला हैं जिन्होंने इस मेडल को जीता है, क्योंकि इससे पहले जो है ये मेडल जो है वो मेन की कैटेगरी के अंदर जीता गया है, लेकिन वुमेन कैटेगरी के अंदर कभी भी नहीं जीता गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड चिल्ड्रन डे? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का, जो कि 20 नवंबर 2022 को मनाया गया। 20 नवंबर 2022 को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया गया और इसका थीम क्या था? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, नाम से पता लग रहा है हर बच्चे को एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, हर बच्चे को इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और खास करके इस दिन को सेलिब्रेट करता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है वो हर साल जो है वो बच्चों के लिए कई तरह के फंड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हर बच्चे को एजुकेशन जो है वो मिल सके, हर बच्चे को साथ में लेके चला जा सके। अगला है यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 2022 जो है वो पूरे ग्लोब में कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशन अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 2022 कब मनाया गया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख सकते हैं। 20 नवंबर को इस दिन को मनाया गया। तो इसमें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, इकोनॉमिकली ग्रोथ हो सके, उसके बारे में इस दिन को जागरूक करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। और अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे जो है वो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। एक वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन है, 20 से लेकर 25 नवंबर के बीच में इसको मनाया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन से पॉइंट करेक्ट हैं वर्ल्ड फिशरी डे को लेके? तो वर्ल्ड फिशरी डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसको मनाने का मेन लक्ष्य यही रहता है कि जितने भी मेंबर फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिश फार्मर्स हैं, चाहे वो फिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई भी है, तो उनको इकट्ठा किया जा सके और इस दिन की महत्ता के थ्रू उनको बताया जा सके कि फिशरी सेक्टर के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरी डे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एंड द नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के अंदर। इसका भी मेन मकसद यही था कि लोगों को फिशरी सेक्टर के फायदे जो हैं वो किस तरह से समझाए जा सकते हैं, क्या क्या गोल्स हमने रखे हैं, उसके बारे में जागरूक करवाया जा सके। स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ वन द बेस्ट स्टेट इनलैंड अवार्ड एंड उदलगुरी इन असम वन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिली एंड द नॉर्थ ईस्टर्न अवार्ड। तो फिशरी सेक्टर की तरफ से एक अवार्ड दिए जाते हैं, तो उस अवार्ड्स के अंदर छत्तीसगढ़ को बेस्ट स्टेट इनलैंड अवार्ड जो है वो दिया गया है और उदलगिरी जो कि असम के अंदर है उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द बलवाड़ी और द किंडरगार्टन स्कीम, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस स्टेट ने स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, बच्चे जो है वो आगे बढ़ाए जा सकें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बलवाड़ी जो है वो कहाँ पे बनाई जाएंगी? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च किया है कि 5 से 6 साल के बच्चे जो हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन लेंगे वो इन किंडरगार्टन एरियाज में लेंगे। और ऐसी कितने बलवाड़ी खोली जाएंगी? ऐसी 5000 बलवाड़ी, या आप कह सकते हो कि ऐसे 5000 किंडरगार्टन जो है वो पूरे साल के अंदर छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। नवंबर 2022 में डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट, ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि टोटल 8642 मतलब 8642 अमृत सरोवर्स का निर्माण किया है। ऐसी पहली स्टेट जिसने इतने बड़े लेवल पे इतनी लेक्स का निर्माण किया है और ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इनको अमृत सरोवर के नाम से जाना जाएगा इंडिया के अंदर।
और ये एम्बिशियस मिशन था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था कि अमृत सरोवर बनाने हैं स्टेट्स के अंदर, ताकि हम किसी तरह से पानी को बचा सकें, पानी को कंजर्व कर सकें, उसको सेव कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया जो है वो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक डाटा दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और ये कब तक बन जाएगा? 2047 तक। और 2047 आपको बार बार सुनने को मिल सकता है क्योंकि 100th इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे 2047 में, मतलब 100th एनिवर्सरी होगी हमारी आजादी की। तो इंडिया टॉप इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा पूरे वर्ल्ड की 2047 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, वेदर एक्सट्रीम्स के लिए, क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। ये एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। मेन मकसद क्या है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकें, जो कि इंडिया और यूरोप के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं दोनों का सहयोग लेके हम मेडिसिन के क्षेत्र में, हम कोविड-19 की थेरेपीज को लेके, हम क्लाइमेट चेंज को लेके जो है वो काम कर सकें, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम नेचुरल डिजास्टर्स को भी रोक सकें। तो इसलिए ये एग्रीमेंट बेसिकली साइन किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड ए MOU? कौन सी मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ और M1 एक्सचेंज के साथ, ताकि दोनों को मिला के हम उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकें? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, और M1 एक्सचेंज की तरफ से एक MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, ताकि जितने भी MSMEs हैं वो उद्यम पोर्टल के ऊपर आके रजिस्टर हो सकें और M1 एक्सचेंज के साथ जुड़ सकें, ताकि उनको इनवॉइसेस के ऊपर डिस्काउंट मिल सके। सिंपल है, स्टैटिक है, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट? कौन से पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो COP27 हुई है इजिप्ट में? हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, लेकिन ये अलग तरह का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि ये जो है वो कहाँ पे हुई है? इजिप्ट के अंदर हुई है। और देख लेते हैं पॉइंट्स कौन से इनकरेक्ट है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अनवील्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट एक्सेलरेटर फंड, ए CDRI मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड। तो एक फंड बनाया गया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और ये बनाया किसने? CDRI ने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट है, Larsen and Toubro Limited has signed a MOU with the Egyptian Sugar and Integrated Industry Company। तो एक इजिप्ट की कंपनी के साथ टाई अप किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। ये गलत है दोस्तों स्टेटमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो बेसिकली हुआ है ये प्राज इंडस्ट्रीज के साथ हुआ है, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, जो कि एक इंडियन इंडस्ट्रियल बायोटेक कंपनी है। उन्होंने एक MOU साइन किया है इजिप्शियन शुगर एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ। वो COP27 के अलग होके जो है वो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। बेसिकली ये एग्रीमेंट है कि कार्बन को हमने क्या करना है, शुगर इंडस्ट्री के अंदर कम करना है। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड द लीड IT समिट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द COP27 इन शर्म अल शेख इन इजिप्ट। तो कहाँ पे हुई है? शर्म अल शेख में हुई, आप सबको पता है। और ये लीड IT समिट जो है वो इंडिया और स्वीडन ने होस्ट की है। बिल्कुल सही है, IT सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और एक टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द अर्बन डीकार्बनाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया COP27 में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया, और इसके अलग अलग 4 ऑर्गेनाइजेशन इसकी पार्टनर हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि हमने अर्बन लेवल पे जो है वो जो डीकार्बनाइजेशन है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, मतलब कार्बनाइजेशन को कम करना है। तो ये पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। और इंडिया ने स्पेशली कहा है कि हम कार्बन सिंक करेंगे, 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम 2030 तक जो है वो छोड़ना बंद कर देंगे, मतलब इतनी कार्बन को हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसमें जो पॉइंट इनकरेक्ट है वो सेकंड है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, जो कि किसने रिलीज की है? एक पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट है, नवंबर में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है।
तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, मतलब कल को कोई चेंजेस आते हैं जैसे 4G से 5G हो गया या किसी और में, तो कितना हमारा नेटवर्क जो लाइक स्ट्रांग है, या हम कह सकते हैं कि कितना हम प्रिपेयर हैं कि हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंडिया का रैंक आगे से इंप्रूव जरूर हुआ है, 61 रैंक पे आ गया है इंडिया। इससे पहले इंडिया का रैंक जो है वो 67 था अगर 2021 की रैंकिंग में देखते हैं, लेकिन अब इंडिया का रैंक जो है वो 61st है। और ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रोतुलांस इंस्टीट्यूट, उसने इस रैंकिंग को जारी किया है। और इस इंडेक्स को टॉप कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस इंडेक्स को टॉप करता है। इसमें दूसरा स्थान जो है वो सिंगापुर का है, और इसमें तीसरा स्थान जो है वो स्वीडन का है, लेकिन इंडिया का रैंक जो है वो इसमें 61 है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए नेशनल अवार्ड। उस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली नेशनल अवार्ड दिया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। वो अटल पेंशन योजना को बहुत ही बेहतर चलाने के लिए अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है, और ये बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कि PFRDA की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है अटल पेंशन योजना को बहुत ही बेहतर चलाने के लिए, क्योंकि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने जो है वो लगभग 3,34,000 अकाउंट जो हैं वो अटल पेंशन योजना के तहत खोले हैं। और 2022-23 में स्पेशली अगर हम कहें तो इन्होंने लगभग 69,000 अकाउंट्स जो हैं वो खोले हैं, जबकि इनका टारगेट लगभग 50,000 के आसपास था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which country has recently won the council chair of the global partnership on the artificial intelligence for 2022-23? तो 2022-23 के लिए कौन जो है वो इस काउंसिल चेयर को लीड करेगा, मतलब आप कह सकते हो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ग्रुप है उसको लीड करेगा, उसकी चेयरमैनशिप जो है वो किस कंट्री के पास चली गई है। तो सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है, ये है इंडिया। तो इससे पहले ये चेयर जो है वो किसके पास थी, फ्रांस के पास थी, लेकिन अब जो है वो किसके पास चली गई है, इंडिया के पास, और 1 साल के लिए ये चेयर होती है। और आपने याद रखना है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ताकि रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से बनाया जा सके और इसका गलत यूज़ ना किया जा सके। तो ये पार्टनरशिप के अंदर अब इंडिया 2022-23 में लीड करेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो सबमिट हुई है इसकी वो कहाँ पे हुई है, टोक्यो के अंदर, जापान में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently won the NITO ATP फाइनल्स टाइटल फॉर द 6th टाइम जो है वो उन्होंने ATP फाइनल्स नीतो का टाइटल जीत लिया है, और स्विस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर लिया है। और ये टाइटल जीता है वन एंड ओनली प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बियन प्लेयर हैं, 35 साल के हैं, और इन्होंने ये एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल का फाइनल जीत लिया 6th टाइम, और इन्होंने रॉजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर लिया है। और इन्होंने नॉर्वे के जो कैस्पर र्यूड हैं उनको हराया है। और ये टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पे हुआ था, नीतो ATP फाइनल टाइटल ये हुआ था ट्यूरिन के अंदर, इटली में, याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक, वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह 2022 जो है वो कब मनाया गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हैं। 19 से लेके 25 नवंबर के बीच में वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो मनाया गया। ये जनरली यूनेस्को की तरफ से इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बेसिस पे, और इंडिया में 40 प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऐड की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, 40 प्रॉपर्टीज। और इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 6th नंबर का कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच सिटी हैज रिसेंटली अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। कौन से शहर में 100% बैंकिंग ऑपरेशंस की डिजिटाइजेशन हो चुकी है, और ये शहर है लेह लद्दाख, एक खूबसूरत शहर लेह लद्दाख। तो 100% बैंकिंग ऑपरेशंस की डिजिटाइजेशन हो चुकी है इस यूनियन टेरिटरी में। और स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बैंकर्स कमेटी है लद्दाख के अंदर, उसने ये जानकारी दी है कि 100% डिजिटाइजेशन हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया अयोध्या शहर में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 93rd बर्थ एनिवर्सरी थी लता मंगेशकर जी की। क्या आप बता सकते हो कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न जो है वो कौन से ईयर में दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है उनको 2001 में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, दूसरा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लता मंगेशकर चौक, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। और 93rd बर्थ एनिवर्सरी थी लता मंगेशकर जी की, 92 साल की थी लता मंगेशकर जी, इनका देहांत हो गया महाराष्ट्र में। और ये बहुत ही फेमस हैं, और आपको पता होगा कि इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
और इनको भारत रत्न जो है वो 2001 में दिया गया, पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था और पद्म भूषण जो है वो इनको 1969 में दिया गया था। तो याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं और इसी चीज़ को लेके आपने इसको दोबारा रिवाइज करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर करंट अफेयर जो है वो कर सको। तो ये थे हमारे पास बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या टेलीग्राम है। टेलीग्राम में आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।